बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। मुताद्दिद खबरें हैं, बहुत ही सेंसिटिव नौइयत की खबरें हैं और उन खबरों के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक तो लाइव सेशन पिछला जो है वो ज़रूर सुन लीजिएगा। उसमें मैंने जो कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में कुछ अहवाल बताए हैं। उसके बारे में मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन भी आई हैं। ये कॉन्फ्रेंस जी बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म इसमें बहस हुई है और ये टेंस माहौल में हुई है। आम नॉर्मल जो है वहाँ का माहौल नहीं था। और अगर वहाँ की आप तस्वीरें देख लें, जो छोटी सी वीडियो जारी की गई है, तो उससे भी आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। और इसमें बहुत ही सख्त तरीन किस्म के सवालात किए गए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से और सीनियर लीडरशिप से। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम और फौज के दरमियान खलीज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पाकिस्तानी अफवाज का जो परसेप्शन है, तासुर है और उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रही है। और पाकिस्तान के अवाम में पाकिस्तान की फौज के बारे में, फौजी क़यादत के बारे में बहुत ज़्यादा मनफी असर जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और बजाय इसके कि उसको ठीक करने की कोशिश की जाए, उसको ठीक किया जाए, उसको ठीक नहीं किया जा रहा, बल्कि हुकूमत को कहा जा रहा है कि मजीद सख्त कानून साजी करें, मजीद कानून साजी करें, मजीद कानून साजी करें। और उसके बजाय ये कहा जा रहा है और ये किया जा रहा है कि मुकदमात पे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है लोगों को और आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस वक्त टारगेट जो है वो पख्तून कम्युनिटी है, हमारे पठान भाई हैं, पख्तून भाई, जिन्होंने पिछले 40 साल से अपनी कुर्बानियां दी हैं और ख़ास तौर पे पिछले 22 सालों से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियां हमारी पख्तून बेल्ट ने दी है, पख्तून भाइयों ने दी है। उन इलाकों में बसने वाले हमारे पाकिस्तानियों ने दी हैं और उन्होंने अपना जान, माल, आबरू सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपना घर बार अफवाज पाकिस्तान के हवाले किया, ट्रूप्स के हवाले किया, खाली कर दिया और उनकी खिदमत की। लेकिन उन खिदमत के सिले में उनको इस वक्त क्या दिया जा रहा है? शनाख्ती कार्ड देखकर उनसे पूछा जाता है कि आप पख्तून हैं और पूछ के उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है और गरीब आदमियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये एक खतरनाक सूरत हाल है, अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसके बजाय कि इसमें इस्लाह की जाए, बल्कि मजीद जो है वो गिरफ्तारियां करने की कोशिश की जा रही है बल्कि। तो कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके। इमरान खान साहब, इस सारे मामले में इमरान खान साहब डटे हुए हैं और वो किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं ले रहे। और अब ये जो हिद्दत और शिद्दत है और कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं। हमारी दूसरी जो एक जाली निज़ाम इस वक्त कायम हुआ है उनको भी बहुत अच्छी तरह ये बातें समझ आना शुरू हो गई हैं। लेकिन क्या इससे कोई बेहतरी आएगी? ये है असल सवाल। तो बहरहाल आज इमरान खान साहब ने एक बाकायदा तौर पे आज उनसे मुलाकात भी हुई है, अलीमा खान साहिबा की और दीगर रहनुमाओं की। आज उनकी जो मुलाकात हुई वो 60 से 70 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनसे मुलाकात हुई, जिनमें शेख रशीद साहब भी शामिल थे, राजा बशारत साहब भी शामिल थे, बाकी भी शामिल थे। और ये पहली दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद फवाद चौधरी साहब, बहुत तवील अरसे के बाद उनसे मुलाकात उनकी हुई है इमरान खान साहब के साथ। तो इस मुलाकात में वो हशाश बशाश नजर आए और उन्होंने खास तौर पे ये मैसेज दिया है कि अभी घबराने का वक्त हमारा नहीं है। हम अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, अवाम भी कुर्बानियां दे रहे हैं और हम इतनी जल्दी ना ही इनका पीछा छोड़ेंगे, ना ही हम हार मानेंगे। हुआ यह है कि कल फर्द जुर्म आयद की गई अडयाला जेल में और 9 मई के हवाले से GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद की गई। और फर्द जुर्म आयद करने के बाद होता तो ये कि मुल्ज़मान को परेशान होना चाहिए, लेकिन सब ने खुदा का शुक्र अदा किया और अलीमा खान साहब ने भी बाहर आके कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि फर्द जुर्म आयद हो गई। और अब फर्द जुर्म आयद होने के बाद अब इन पे है कि अब आप ये गवाहियां लेके आएंगे कि कौन सी इनके पास शहादतें हैं, कौन सी गवाही हैं जो ये लेके आएंगे, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। सारी की सारी CCTV फुटेजेस वो चोरी हो गई या ज़ाया कर दी गई या गायब कर दी गई, हो चुका है। और इसके साथ साथ जो गवाहियां सुप्रीम कोर्ट तक और जो शहादतें सुप्रीम कोर्ट तक मुस्तरद हो चुकी हैं, वही शहादतें यहां लगाई गई हैं। बहरहाल अब हुआ ये कि फर्द जुर्म आयद हो गया है, अब केस ट्रायल होगा और मामला खत्म होने की तरफ जाएगा।
वरना तो 1.5 साल से इसको लटकाया हुआ था और ब्लैकमेल किया जा रहा था 9 मई 9 मई 9 मई करके। हुआ ये कि जैसे ही फर्द जुर्म आयद की गई तो वहां पे जो रहनुमा थे जो कि जमानतों पर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसमें उमर अयूब साहब भी शामिल हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, राजा बशारत साहब और साबिक वजीर कानून अहमद नासिर चट्टा जो कि पीटीआई पंजाब के सदर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 5 रहनुमा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया अडयाला जेल के अंदर ही और उनको सारा दिन अडयाला जेल की जो पुलिस चौकी है वहां बिठाए रखा और उसके बाद जब इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज के सामने रजू किया गया, डॉक्टर बाबर अवान साहब ने जाके बताया कि जनाब ये सब के सब जमानतों पर रिहा हैं और उनको राहदारी जमानतें मिली हुई हैं 3-3 4-4 हफ्ते की और हाई कोर्ट के ऑर्डर दिखाए, लेकिन उनको जैसे ही वो जेल से निकले उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनको मुख्तलिफ अजला में पहुंचा दिया गया। ये सब कुछ हुआ और उसमें पुलिस जो आई वो अटक और हसन अब्दाल के मुकदमात लेकर आई। उमर अयूब, राजा बशारत, अहमद नासिर चट्टा की गिरफ्तारी उसमें डाल दी गई। राजा माजिद और अजीम मलिक की थाना धम्याल के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई और इस तरीके से उनको वहां से ले गए और इनका बुनियादी मकसद इन गिरफ्तारियों का सिर्फ एक है और वो ये है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ है उसके खिलाफ आवाज न उठाएं और उन आवाजों को दबाने के लिए अब मजीद कानून साजियां, मजीद झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं जो कि काबिल कबूल किसी भी सूरत में किसी को भी नहीं है। इसलिए इमरान खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने कहा, अपने कारकुनान के नाम पैगाम भी दिया है, अपने रहनुमाओं को भी कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने का वक्त इनका है जो गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं और जो हमारे जख्मी भी करते हैं, गोलियां भी चलाते हैं और फिर जख्मियों के घरों पे जाकर उनको धमकियां भी देते हैं और ये कहते हैं कि खबरदार अगर आपने कहीं जाकर ये बात करने की कोशिश की तो लिहाजा जख्मी घरों में दबक कर बैठे हैं। जख्मियों के जो अहले खाना हैं, फैमिलीज हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है और जो डेड बॉडीज हैं वो लापता कर दी गई हैं या मंजर आम पे नहीं आ रही और वो भी नहीं दी जा रही और खामोशी से जिनको दी जा रही हैं उनको ये कहा जा रहा है खबरदार अगर आपने ये कहा कि ये इस्लामाबाद में इसकी डेथ हुई है या ये फायरिंग से मारा गया है, आप ये डेड बॉडी लें और इसको खामोशी से दफनाएं और जो भी करना है करें। ये इस हद तक जो है वो फिस्तायत मुसल्लत है और ये कोई मार्शल्ला नहीं है, ये मार्शल्ला प्लस से भी आगे की चीज है। इसको बर्बरियत कहते हैं, इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं और इसको यजीदियत और शमरियत का नाम तो दिया जा सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो बहरहाल इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने आज एक और स्टेटमेंट भी दी है और आइंदा का लाहे अमल भी दिया है। उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है, रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्ते सियासी कारकुनान पे गोलियां बरसाई गईं और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया। हमारे सैकड़ों कारकुन लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और हमारा मुल्क इस नहज पर पहुंच गया है कि अब कत्ले आम होना शुरू हो गया है। इमरान खान साहब ने कहा कि हम 13 दिसंबर को पिशावर में शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अजीमुशान इज्तिमा मुनक़िद करेंगे। इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की दावत भी दी जाएगी। इमरान खान साहब ने दो नुकात पेश किए हैं। उन्होंने कहा ये 2 नुकाती एजेंडा है, इन 2 नुकात पे मुज़ाकरात होंगे। 5 रुकनी कमेटी उन्होंने तश्कील दे दी है और जो 2 नुकात हैं उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकराती कमेटी इस पे बात करेगी। एक है अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, जितने भी जेलों में कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। नंबर 2, 9 मई और 26 मई के वाकयात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। इमरान खान साहब ने जो कमेटी तश्कील दी है उसमें उमर अयूब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, साहिबजादा हामिद रजा हैं, सलमान अकम राजा हैं और असद कैसर साहब हैं और उन्होंने कहा है कि स्टेक होल्डर्स से यह मुज़ाकरात करेगी। अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस
کو محدود کریں اور بائیکاٹ مہم چلائیں۔ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے آگے بھی جائیں گے۔ دوسری جانب جو ایک کمپین چل رہی ہے کہ فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کمپین نے، اس مہم نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ فارمیشن کمانڈرز میں بھی ہوا، اور اب اس کا تذکرہ جو ہے وہ کاؤنٹر نیریٹو بھی آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ متعدد جرنلسٹ، متعدد دانشور جو ہیں وہ اس سلسلے میں میدان میں آئے ہیں، اور ایک تو ریٹائرڈ بریگیڈیئرز کے اسٹیٹمنٹ بھی آئے ہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو کمپین چلی وہ لگتا یہی ہے کہ اس کا اثر بہت زیادہ لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے فارمیشن کمانڈرز میں یہ بات کی گئی ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان یہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور اس خلیج کو بڑھنا نہیں چاہیے، لہٰذا بہتر ہوگا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس جعلی نظام اور اس جعلی رجیم سے اپنے آپ کو دور کیا جائے اور انڈیپینڈنٹلی، پروفیشنلی اپنا کام کیا جائے اور سیاست سے دوری اختیار کی جائے۔ لیکن جو اس میں ہمارے پاس اطلاعات ہیں، صاحب جو ہیں بڑے آرمی چیف، وہ کچھ ابھی تک فوری طور پہ کوئی آمادہ نظر نہیں آئے۔ بہرحال آج ایک اور خبر بھی آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر ہے جناب کہ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع اور 35 تحصیلوں میں آج جو پچھلا دن گزرا ہے 5 دسمبر مکمل لاک ڈاؤن تھا، اور مکمل لاک ڈاؤن، مکمل شٹر ڈاؤن تھا، اور اس کا فیصلہ جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی نے کیا تھا۔ یہ کشمیر کے عوام کر رہے ہیں، اور یہ مقبوضہ کشمیر نہیں، یہ آزاد کشمیر ہے۔ اور دوسری جانب گلگت بلتستان میں بھی ایسی ہی صورتحال آ سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی احساس محرومی بڑھ چکا ہے۔ کشمیر، آزاد کشمیر میں بھی یہ کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ اس دفعہ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ انریسٹ ہو چکا ہے۔ اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ یہ غیر معینہ مدت تک یہ ہڑتال جاری رہے گی، اور نہ کوئی دکان کھلے گی، نہ کوئی سڑک گاڑی پر آئے گی۔ یہ اتنی سخت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے یہ ہڑتال کی کال۔ تو چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایکسٹریم پوزیشن پہ جا رہی ہیں اور ناقابل واپسی، پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچی ہوئی ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس سے کوئی ہوش کے ناخن لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یا پھر طاقت کی زبان سے ہی وہ بات کریں گے، اور طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ دیر تک کام نہیں آتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ وہ بھی میدان میں آئیں اور اپنی کمپین کو، اپنی مہم کو، اویئرنیس کمپین کو مزید اس کو مؤثر کریں۔ اس کا نتیجہ فوری طور پر یہ ہوا ہے کہ اقتدار کے عالمی ایوانوں میں اب اسلام آباد کے قتل عام کے بارے میں اسپیشل کمیٹیز میں باقاعدہ طور پہ اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور وہاں پہ اس بات کو، اور خاص طور پہ امریکہ میں اس بات کو ڈسکس نہیں بلکہ پروب کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے قتل عام میں کیا ہوا، اور خاص طور پہ جو چیزیں عمر ایوب صاحب نے بیان کی تھیں کہ یہ دہشت گردی کے خلاف آنے والا اسلحہ جو نیٹو نے دیا تھا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں استعمال ہونا تھا، دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، وہی اسلحہ، وہی ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں اسلام آباد بلو ایریا میں قتل عام کے وقت اور گولی چلاتے وقت۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں، اور شاید اسی لیے عمر ایوب خان صاحب کو فوری طور پہ گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ وہ سب چیزیں ایک ایک کر کے بیان کر رہے تھے، ایک ایک ویپن کا بتا رہے تھے، ایک ایک ہتھیار کا بتا رہے تھے، اور اس کی ایبلٹی کے بارے میں بتا رہے تھے، اور وہ بہت ہی اوپنلی یہ ساری باتیں کر رہے تھے۔ بہرحال جی چیزیں بالکل، حالات بالکل اچھے نہیں ہیں، اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ بے وقوف ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بندوق کے زور پر یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔